गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। देखो, आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं ना, उसको एक बात समझ लो कि वो मेन इंपॉर्टेंट क्या है। कॉन्सेप्ट वाइज एक समझ लो। आप अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? ईजी के बारे में पढ़ा है। ईजी का पूरा नाम क्या है? ईजी का पूरा नाम क्या है? ये बिल्कुल ही उसके जैसा है। किसके जैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जैसा है। इसका भी यही नाम होता है। ये भी फील्ड इंटेंसिटी है। ये भी फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन कैसी फील्ड इंटेंसिटी है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है। वहां पे ई जो आता था, मतलब वहां पे हमने ई से ही रिप्रेजेंट किया है। कभी भी इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं जी या ई डे। लेकिन अब जी इसलिए लगाना पड़ रहा है और ई इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब आपको सेपरेट समझना पड़ेगा कि ये जो फील्ड होती थी वो किसके कारण बनती थी? चार्ज के कारण क्रिएट होती थी। कोई एक चार्ज क्या करता था, अपनी विसिनिटी या अपने विसिनिटी से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट क्या बोलूंगा, स्पेस के हर पोर्शन पे एक वैल्यू असाइन करता था। और वो वैल्यू क्या होती थी? वेक्टर वैल्यू। और जिससे क्या बनता था? एक वेक्टर फील्ड बनता था। तो एक वेक्टर फील्ड का हर पॉइंट पे, कोई पॉइंट पी पे एक जो वैल्यू आएगी उसको कहते थे फील्ड इंटेंसिटी। राइट। तो वहां पे जैसे हम लोग चार्ज के कारण हम देखते थे, चार्ज के कारण यहाँ क्या आता था? अगर ये पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट पी, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। इसका ये एरो का लेंथ कितना होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस फील्ड इंटेंसिटी का इस टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप बोलोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर पॉइंट फ्रॉम द, अगर स्फीयर लेते हैं तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर बोलते हैं, राइट। लेकिन ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से सीधे, पॉइंट चार्ज का तो कोई सेंटर या सरकमफेरेंस कुछ होता नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का थोड़ी कुछ होता है कि सरकमफेरेंस या उसका सेंटर अलग है। वो तो एक ही जगह सब कुछ कन्फाइंड है। तो वहां से और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं आर। तो वहां ये देखते थे। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। किससे रिप्लेस किया गया है? रिप्लेस किया गया है माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर से। और ये जो वैल्यू आती है वो, उसको हम कहते हैं ईजी। अब यहाँ चार्ज क्यू के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मास क्या कर रही है? इस पॉइंट पी पे एक फील्ड क्रिएट कर रही है। फील्ड इंटेंसिटी एक वैल्यू असाइन कर रही है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब एक मजेदार बात हमारी क्या हो गई थी कि एक हमने देखा था कि, और आपको ईजी पढ़ाने के बाद और आपको सब कुछ दिखाया था कि आपके पास क्या होगा अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ इनफिनाइट शीट के कारण हम इस इनफिनाइट शीट पे चार्ज आपके पास इसके ऊपर पूरा चार्ज कैसे हम मालूम करते थे? सिग्मा के फॉर्म में। क्योंकि इनफिनाइट शीट है भैया, तो इनफिनाइट शीट है तो इनफिनाइट शीट पे इनफिनाइट चार्ज होंगे। तो मैं इसका क्या चीज कैलकुलेट करता था कि अच्छा, इनफिनाइट शीट पे इनफिनाइट चार्ज होंगे, उसका एरिया भी तो इनफिनाइट होगा। तो अगर मैं दो चीज को ऐसा लेता हूं, इनका रेशियो निकालता हूं, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखता हूं, तो वो क्या आता था? आपके पास कुछ आता था, कोई वैल्यू दिया रहता था यहाँ पे कि ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लेट की शीट की दे रखी है, तो यहाँ पॉइंट पी पे आप फील्ड बताओ। तो आप बोलते थे कि फील्ड जो होता था सर, वो होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। और ये कैसा होता था? हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में बनता था। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप देखो यहाँ पे, अगर ऐसे देखते हो तो यहाँ पे एक्स कैप लगा दो। यहाँ मान लो कि इसको एक्स और वाई ऐसा टाइप का वेक्टर बना दो, ये फ्रेम बना दो। ये रहा एक्स फ्रेम, ये रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे वो ऐसे रहेगा। ये इन्फिनाइट शीट है, ये अपना चली गई है इन्फिनाइट तक। सब कुछ इन्फिनाइट तक फैला हुआ है। नीचे में भी इन्फिनाइट तक, इधर भी इन्फिनाइट तक, सब जगह फैली हुई। तो यहां पे आप देखते थे कि ये आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, यानी इस डायरेक्शन। तो यहां पे आप अगर ईजी लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेम चीज काम करोगे। सिग्मा को कैसे रिप्लेस करोगे? तो मैंने आपको बोला था कि के को मैग्नीट्यूड में सिर्फ अगर चेंज कर रहे हो तो वो लिखते हैं जी के बराबर। तो के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बराबर नहीं कहूंगा, इक्विवेलेंट कहूंगा। दोनों में सिमिलैरिटी है। यहां को याद करो, जब न्यूटन्स लॉ मैंने पढ़ाया था तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जब कूलम्स लॉ में खत्म की थी, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाया था, तो यहाँ एक कांस्टेंट किया था, ऐड हुआ था यहाँ पे।
तो वो कांस्टेंट क्या होता था, कूलम्ब कांस्टेंट, यहाँ पे होता है जी। तो बात तो बराबर ही है ना, के और जी के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो 1/4πε0 किसके इक्विवेलेंट होगा, जी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये अगर इक्विवेलेंट है तो यहां से 1/4π जी आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन के बराबर। और आप इसको रिप्लेस कर दोगे, ये सिग्मा जो बताता है यहाँ पे क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पास बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन में होगा कि ये पूरा मास फैला हुआ है इस एरिया पे, तो यहाँ पे जो सिग्मा आएगा वो आपको क्या बताएगा, इसको बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी। यानी इस सरफेस पे कितना, इसका एक अगर छोटा सा सेक्शन लेता हूं तो उसके अंदर कितना मास है, यानी मास पर यूनिट एरिया। तो इसको कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला बना दोगे तुरंत। तो इसके लिए हो जाएगा σ/2 और एप्सिलॉन की जगह 1/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4πg ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2πg सिग्मा। ऐसे करके कन्वर्ट कर लेंगे, सारे पे यही काम चलेगा। ठीक है, तो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला जितना भी याद किया गया था, कल देखो रिंग के कारण भी हमने यही काम किया था। रिंग के कारण जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है कि अगर आपके पास एकदम ड्राइंग पहले बना लेंगे सब कुछ, एक रिंग है जिसका रेडियस r है, इसके सेंटर से हम हर चीज मेजर करते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P, ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ द रिंग पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट P पे अगर मेरे को निकालना है, अगर मेरे को ये पॉइंट P r डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है कि यहाँ पे इस चार्ज, ये पूरा रिंग कैसा यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसका यूनिफॉर्म चार्ज ये कैसा डेंसिटी होगा, यहाँ पे जो आएगा वो लीनियर होगा। तो इसका नाम क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम लेम्डा के टर्म्स में भी आंसर याद कर सकते हैं, क्यू के टर्म्स में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि रिंग एक फाइनाइट लेंथ का है तो उसके ऊपर चार्ज भी होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने निकाला था तो ये आता था के क्यू एक्स कैप डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। अब इसको क्या करना है, सेम चीज इसके लिए बनाने के लिए ग्रेविटेशन वाले में, ये देखिए वेक्टर फॉर्म में है, ये E@P ड्यू टू दिस रिंग, ये ड्यू टू रिंग लिख देंगे इसको। तो ये एक वेक्टर फॉर्मेट में, यहाँ पे अगर EG लिखेंगे, यानी अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये चार्ज के कारण नहीं, ठीक है ये चार्ज होगा इसके कारण, इसके कारण फील्ड P पे ये आया था। अब मैं उल्टा काम करता हूं, वो चार्ज को रिप्लेस करता हूं मास से। यानी हमारे पास एक मास है यूनिफॉर्म, आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग एक दे रखा है, उसका रेडियस r है, कैपिटल R है। अब P पे फील्ड बताइए, तो आप यही बात बोलिएगा कि इसका के G से रिप्लेस, -G से रिप्लेस होगा, Q कैपिटल M से रिप्लेस होगा, x रहेगा, R रहेगा, बाकी सब वैसे रहेगा। और ये आपके लिए फॉर्मूला आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि E जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वालों के लिए होता था, वो क्या होता था, इस डायरेक्शन में, ये वाला माइनस में रहेगा, यानी ये ऐसा बनेगा, ये क्या होगा EG। और ये कंफ्यूज मत कीजिए, ये मत सोचिए कि यहाँ पे, मतलब आपको मैं सेंस दे रहा हूँ, एनालॉजी यूज करने के लिए कर रहा हूँ कि आप Q को कैपिटल Q को कैपिटल M से रिप्लेस करते हैं, आप अगर आप चेंज करते हो स्मॉल q को स्मॉल m से, k को g से, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। और वही वाली बातें यहाँ पे भी चल रही हैं। अब एक और बात देखेंगे, यहाँ पे जो E आता था ये वाला, ये क्या होता था, ये होता था अगर यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया Q0 का, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर ये चार्ज के कारण, अभी आप समझिए ये चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और इस पॉइंट P पे अगर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता था, तो Q0 टाइम्स उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये होता था उसके ऊपर फोर्स। ठीक है, अगर मैं ये तो इस पार्टिकल, ये टेस्ट पार्टिकल जो हमने रखा है, टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q0, उसके ऊपर फोर्स है, तो इस टेस्ट चार्ज का एक्सेलरेशन क्या हो। तो आप बोलते थे कि भैया देखो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स इस जो जो टेस्ट चार्ज आपने रखा है, जो पॉइंट P पे रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है।
तो आप बोलोगे कि क्योंकि भैया ये एक सिर्फ अभी कोई सिस्टम में और कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक रिंग है, तो रिंग अपना एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और क्यू नॉट अपना फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। इतना छोटा होता है चार्ज, इतना छोटा होता है कि अपने फील्ड इसके बराबर अपना नेग्लेक्ट है, इसको कुछ नहीं इसका समझिए। तो सिर्फ यही रखा हुआ है, रिंग के फील्ड में रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स सर इसके ऊपर टोटल चार्ज भी होगा क्यू नॉट ई। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर? तो यहां से मैं बोलता हूं न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि एफ नेट जो होता है वो होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। और मैं यहां से इक्वेट करता था कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा क्यू नॉट ई बाई एम। और ये क्या है, एम किसका है, मास ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। होगा कि नहीं, मास ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द नेट फोर्स। यही तो बोल रहा है यहाँ एफ नेट, इसको इससे रिप्लेस कर दिए इससे, तो यहां से एक्सेलरेशन आता था ये। यानी वो टेस्ट चार्ज अगर उस पॉइंट पी पे रखेंगे तो फोर्स से कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट ई, और इसका एक्सेलरेशन होगा ये बात समझ में आती है सबको? अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन में क्या होता है। ग्रेविटेशन में अब यहाँ पे क्यू रिप्लेस हो जाएगा। अरे यार रिंग कहाँ चला है, गायब हो गया था। अब इसका मास m है, अब यहाँ पे ईजी बन जाएगा। पहले था ये था, पहले ये था जिसके बारे में बात कर रहे थे ई, अब ये बन गया ईजी, क्योंकि हमने क्यू हटा दिया, अब m के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम ग्रेविटेशन में देख रहे हैं, अब मास के कारण देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट मास आएगा। टेस्ट मास का मास m नॉट है, या m बोल दीजिए, जो यही वाला m है, ठीक है। अब ये देखिए टेस्ट मास का मास m है, अब यहाँ पे लाए, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, बात वही होगी। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा इस बार, मास इंटू एस, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है, टाइम्स मास इज इक्वल टू फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर। यहां पे देखिए, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही बात होता था, क्यू नॉट किससे रिप्लेस हो रहा है, एम से, एम नॉट इसको बोल दीजिए, मास ऑफ द टेस्ट, मास ऑफ द टेस्ट मास। और ये ई रह रहा है और एफ वही रह रहा है। तो यहां पे जो फोर्स आएगा ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और दैट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ईजी। तो ये क्या है इसके पास, ये यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बताइए। इसको फिर से मैं न्यूटन सेकेंड लॉ से कंपेयर करता हूं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब इस बार लिखते हैं, इसको बोल देते हैं एम, उस टेस्ट मास का मास कितना हुआ एम नॉट, उसका एक्सेलरेशन ए होगा, मानते हैं मुझे निकालना है। और ये देखिए इसका इधर हो जाएगा एम नॉट और ईजी होगा, यही तो टोटल फोर्स लग रहा है, एफ नेट ही तो यही है। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? मैंने यही माना है कि ये कैपिटल एम मास का रिंग एक रखा हुआ है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, और ये पी किस पे अलाई करता है, एक्सिस ऑफ द रिंग पे। और इस पी पे जो मैंने फील्ड निकाला है ड्यू टू दिस मास, इसको फील्ड को मैं बोलूंगा ईजी, और ईजी जो आता है वो मैंने निकाला है। अब ईजी टाइम्स एम नॉट जो यहाँ पे टेस्ट मास रखा गया है, ईजी टाइम्स एम नॉट जो होगा वो होगा इसके ऊपर फोर्स, ये टेस्ट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो यही तो एक, इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या सिस्टम में? आपने सिर्फ एक मास रखा हुआ है और कुछ नहीं रखा है, तो यही एक फोर्स होगा, तो यही एफ नेट के बराबर होगा। तो एफ नेट बराबर एम नॉट ईजी होगा। तो यहां पे देखिए एक चीज आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ईजी, यानी यहां पे जो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू सोर्स चार्ज भी है। ये एक बेनिफिट यहां मिलेगा। तो यानी अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अब बात करेंगे, यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भैया इसी के कारण तो हो रहा है, यही तो काम कर रहा है, यही फील्ड ही तो प्रोड्यूस, यही इसी के कारण हो रहा है सब कुछ।
यहां पे अगर आप नाम रखना चाहोगे तो इसको अगर मान लेते हो चार्ज पार्टिकल के फील्ड में अगर कोई दूसरा टेस्ट पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ये होगा, और उसके कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ नाम ग्रेविटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू सोर्स चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, दोनों सेम बात है। और क्योंकि ये पहली बार अर्थ से हमें न्यूटन्स लॉ जो भी डेराइव हुआ था अर्थ के रिस्पेक्ट में हुआ था सारा कुछ, तो इसी के लिए ग्रेविटी नाम चला गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये आता है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाता है एट दैट पॉइंट। इसी का आप बेनिफिट उठाएंगे। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब हमें एक, हमारे पास देखिए यहाँ पे आप जो नाप रहे हैं वहां क्या सेंटर से, यहां से नाप रहे हैं, सेंटर ऑफ दिस रिंग से यहां से नाप रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे स्फीयर के केस में देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ग्रेविटी में बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि हमारा अर्थ कैसा है, अगर अर्थ को मैं इक्विवेलेंट सिस्टम मानूं तो कैसा मानूंगा, एक सॉलिड स्फीयर मानूंगा। चलिए उसके लिए आप अगर मान लेते हैं कि कुछ लोग इससे खुश नहीं होंगे कि सर ये तो ठीक है, आप इसको सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो वैरी करती है। ये भी कोई मान सकता है, बात सही है, कोर अंदर में ज्यादा डेंस होता है, ऊपर तक जाते हैं, फिर मेंटल आता है, फिर ऊपर सबसे ऊपर लेयर आता है क्रस्ट। डेंसिटी धीरे 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 अप डाउन सब कुछ होते रहती है, बीच में एक फिक्स नहीं होती। लेकिन हम हाइपोथेटिकली मानेंगे, इससे ज्यादा डेविएशन नहीं आता है। इसी के लिए हम इसको अज्यूम करेंगे कि क्या ये एक प्रकार से आपके पास जो अर्थ है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन अ सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर मानेंगे जिसका मास कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मान के अजम्पशन से काम करेंगे। लेकिन यहां पे आने वाली है दिक्कत एक और, वो क्या दिक्कत है, यहां पे अब हमने जो डेरिवेशन किया है वो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से किया है। तो ये हर चीज, हर पॉइंट को अगर आप नाप रहे थे तो यहां से कर रहे थे, अब ये चीज चेंज होगी, अब ये यहाँ पे एक आएगा, यहां से हम नापना चाहते हैं, ये हाइट आपको बताया जाएगा। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इस एच को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन आपने बेनिफिट देख लिया कि हम इस दोनों को इक्वेट कर रखे, दोनों सेम बात है। सर किसी पॉइंट पे अगर मैं पी पॉइंट पे पूछता हूं, अगर कोई सोर्स मास है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सोर्स मास है, और कोई पॉइंट पी पे अगर मुझे पूछना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, या आप इसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, ये दोनों क्या होगा, इस ए को अब दिखाया जाएगा जी से। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो यहां पे ये जी बताओ, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे सर। तो हम इसको जानते हैं तो इसको भी यही बता दिया करेंगे। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, ये सारा कुछ, ये जो ईजी नापा जाता है वो यहां से नापा जाता है, सेंटर से नापा गया है, इसको चाहिए सरफेस से। तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते जाएगा और चीजें आते जाएंगी। समझ गए आप लोग, ये स्टोरी समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी को डाउट? किसी को भी नहीं डाउट है? अब सब शांत हो जाएंगे कि सर फिर क्वेश्चन ना पूछ दे, cos 45 डिग्री क्या होता है सर, कुछ पूछ देंगे। नहीं डरा करो यार, आराम से समझ, अगर नहीं आ रहा है कोई चीज तो पूछ लिया करो, क्योंकि इसमें आपको आपका बेनिफिट है। ठीक है, और मैं, हम लोग थोड़ी, कभी कोई डांटा है कोई टीचर अभी तक, कहना सर केस कर दूंगा, है ना कोई डांटता वाटता है तो आराम से पूछ के काम कर लिया करना। चलो यहां से एक बेनिफिट आया, तो चलो हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक पहली बात करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन ये वैल्यू तब तक ले होती है जब तक ले आप अर्थ के वेरी क्लोज काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपके पास है जी नॉट से, अब रिप्रेजेंट क्या करेंगे इस वैल्यू को, जी नॉट मतलब जी एट
H इज इक्वल टू 0, यानी सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यानी इसका सरफेस पे, सरफेस के एक पॉइंट पे आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो वैल्यू होती। तो आप जानते हो ये चीज देखे हो कि नहीं, सॉलिड स्फीयर के केस में अगर मैं यहां से अगर कोई पॉइंट पी लेता हूं, अगर ये बहुत दूर है तो यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे हम कैसे निकालते थे, ईजी। तो ईजी का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ। अरे ये कैपिटल एम है, ये सॉलिड स्फीयर है, और यहाँ पे पी पे क्या होता था, तो आप बोलते थे कि सर सॉलिड स्फीयर के केस में क्या करना है, ये जो टोटल मास है इसको क्या अज्यूम कर लेना है कि सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे चला गया है, और ये मास एम है और ये पॉइंट मास है। अब इसको इसके तरह बिहेव करते हुए, अब ये सिस्टम, दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है, ये सिस्टम में पी पे पूछो या इसमें ऐसे पूछो, दोनों इक्विवेलेंट सिस्टम है। तो मैं इसमें नहीं निकाल पा रहा हूं तो इसमें निकाल लेता हूं। तो मास अगर सेंटर पे, पूरा मास सेंटर पे जाके कॉन्साइड कर गया है, कन्फाइंड हो गया है उसमें, तो ये पॉइंट मास बन जाएगा। तो ये पॉइंट मास जिसका m है, इस पॉइंट p पे फील्ड कितना होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू Gm/r², आर कैप। आर कैप हमेशा देखिए, हमेशा रेडियली आउटवर्ड लिखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस, ये सिंबल माइनस आर कैप का अर्थ क्या है, माइनस आर कैप का अर्थ है ये ऐसा। तो यहाँ पे ये जो आ रही है वो ईजी है और यही ए है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे आर, देखिए आप हर पॉइंट पे अगर अलग अलग निकालोगे, आर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं ईजी, तो ईजी अगर आर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ए भी ईजी के आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ए या जी लिखो इसको, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, यहाँ पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई, यानी इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ये पहली बात तो हो गई, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड कब लेते हैं, जब ये आर ई के बराबर हो जाता है। तो आर ई के बराबर होता है तो ये लिखेंगे आर ई स्क्वायर। तो आर ई स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या, एच क्या हो गया है, एच यहाँ पे क्या है, 0। आप सरफेस पे चले आए हो, यहां से आपका डिस्टेंस आर ई बराबर हो गया है भैया, तो आप सरफेस पे आ गए हो, तो सरफेस पे हो तो यहाँ से हाइट कुछ है ही नहीं, तो हाइट 0। इसी के लिए इसको जी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, यहाँ से एसिलेशन की यूनिट भी देखते रहिएगा चीजें, और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, डज इट चेंज विद द लोकेशन, ऑफ कोर्स ये होता ही है, हमने देखा है। अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें, अब इसका बात आता है इनकॉर्पोरेट करने की बात कैसे आती है। सिंपल सी बात है कि ये चीज तो आपको मैंने बता दी है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ए को जी भी लिखते हैं, ये होगी ईजी के बराबर, ये चीजें हमने देख ली। और जी नॉट ये होती है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, जी नॉट यही आएगा, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 भी ले लेते हैं कभी कभी। समझ में आ गया। यस। तो यहाँ पे अब दूसरी बात आती है कि यहां से अगर हम देते हैं, एक और बात, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जो देखने की कोशिश करते हो, आप बोल सकते हो कि सर अगर ऐसा होता है तो हम एक बॉल और फेदर को भी गिराते हैं सर, ठीक है, एक फेदर को ऐसा गिराया और एक बॉल को ऐसा गिराया, तो सर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर दोनों के लिए, क्योंकि आप सरफेस के पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो लगभग लगभग जी क्या होगा इसके लिए, इसके लिए होगा सर आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे जो जी ला रहे हो, वो एक बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो ईजी के बराबर है, और ईजी आप जब लिखते हो तो इसमें -Gm/r² लिखते हो। यहाँ पे एक बात देखो सर, अगर ईजी बराबर है इसके और ये इसके बराबर है, और यहाँ पे एक आर कैप आ जाएगा,
ये इसके बराबर है। तो एक बात देखो सर, इसका मास काउंट नहीं हो रहा है जी काउंट करने में, ये मास ऑफ अर्थ है जो इसमें काउंटेड हो रहा है। जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे इसका मास कहाँ पे आ रहा है? क्या इसका मास काउंटेड हो रहा है इसका ईजी डिसाइड करने में? जब ईजी डिसाइड करने में जब इसका मास काउंट नहीं हो रहा, तो जी में भी डिसाइड नहीं होगा। तो इसका तो मास, जो टेस्ट मास रखा है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका अर्थ सर कि यहां से अगर मैं दोनों को छोड़ दूं, अगर नो एयर रेसिस्टेंस हो, यानी वैक्यूम बना के ऐसे रख दूं और दोनों को छोड़ूं, तो दोनों साथ में गिरेंगे। इस बात को समझ गए? इसके ऊपर देखो, जी के ऊपर, जी किसका एक प्रॉपर्टी है? आपने ईजी को बात पढ़ा था, ईजी के बारे में पहले ही बोला था। वहां पे जब फील्ड के बारे में जब आपको मैंने कॉन्सेप्ट रखा था, फील्ड के बारे में आपको क्या बोला था मैंने? कि फील्ड एक्चुअली प्रॉपर्टी किसकी है? सोर्स चार्ज की। वो सोर्स चार्ज डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग मुझे बनाना है। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज क्यों होता था? ये मीडियम डिसाइड करती थी कि इसको कितना बनने देना है और कितना सेपरेशन है यहां से, ये चीज डिसाइड करती थी कि इस पॉइंट पी पे कितना कितना वैल्यू असाइन होगा। वो कैसे डिसाइड होता था? कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मीडियम बनने देगा और कितना इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, बस इसके ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर क्यू नॉट आप ला के इसके ऊपर टेस्ट करते थे। ये यहाँ पे लाके रखते थे, बोलते थे कि सर यहाँ पे फोर्स लग गया, फोर्स आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हो जाता था फील्ड। तो यहाँ पे टेस्ट, ये टेस्ट मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है क्या वैल्यू। भले इसके इस्तेमाल में देखो फॉर्मूलाज में आया था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? याद करो कि आपको C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा रहा था। इसमें बोला था क्या कैपेसिटेंस Q के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कैपेसिटेंस V के ऊपर डिपेंड करता है? बोलते थे नहीं, क्योंकि Q और V में आपस में संबंध है। यहाँ F और Q नॉट में आपस में संबंध है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करते थे, इसको आता था, अगर आप पॉइंट मास के, पॉइंट चार्ज के कारण देखते थे, तो के क्यू, फोर्स क्या होता था? क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कैंसल हो जाता था। देखो फोर्स भी क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी इसको सिंप्लीफाई किया, तब जाके अब बोला, अब बोल सकता हूं कि हाँ फील्ड किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू के, proportional to q, and inversely proportional to squared of the distance between them। ठीक है, तो एक प्रकार से समझ लिए कि फील्ड जो किसी भी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर असाइन होती है किसी सोर्स मास के कारण, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि वो कितना दूर है। जी तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी जी तो आपके पास मीडियम कोई असर करेगा ही नहीं इस बार। ये वाली वैल्यू भी चली गई यहाँ पे। वहां पे तो के डिसाइड करता था कि मीडियम कितना प्रोड्यूस होने देगी, यहाँ पे अब वो कोई भी डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसके लिए कोई भी, इसको तेल में ले जाके काम करो, वाटर में मीडियम में ले जाके डुबो के काम करो, तब भी इसके ऊपर फोर्स वैसे ही लगते रहेगा, चेंज नहीं होगा, अगर उसके बीच में आर और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू चेंज ना हो तो। मीडियम के चेंज होने से कुछ चेंज नहीं होगा फोर्स में। तो यहां पे सिर्फ कितना दूर है वो पॉइंट पी और क्या इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा है ईजी। और ईजी क्या है? ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसी के ऊपर, कि कितना मास है अर्थ का और क्या उसका सेपरेशन है, यानी अर्थ से कितना दूर है पॉइंट। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया? So acceleration due to gravity is independent of the mass of the body and it is constant near the earth surface। इस बॉडी का नाम रख दीजिएगा टेस्ट मास। बॉडी मतलब अर्थ को मत बॉडी में समझ के इसमें काम कर लीजिएगा।
ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है अर्थ के मास पे, लेकिन बॉडी के मास पे यानी जो टेस्ट मास है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये चीजें बदल गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, एच का गेम आ गया। तो चलिए अब आपको एक छोटा सा तुरंत डेरिवेशंस करवाता हूं। यहाँ पे आप अगर इसको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक सॉलिड स्फीयर मानते हो तो ठीक है, यहाँ पे आप इसका कैपिटल आर रेडियस दे रखा है, कोई इसमें दिक्कत। एक बताओ पॉइंट पी यहाँ पे अगर लेता हूं, यहाँ पे इसके कारण ईजी क्या होगा, बता दो। ईजी एट पी ड्यू टू अर्थ क्या होगा बेटा, क्या होगा? होगा कि नहीं है? ये अर्थ का मास है, इसको मास ऑफ अर्थ मानो, कैपिटल एम। होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं? इसको सॉलिड स्फीयर माना है ना, तो इसके पूरे मास को एक जगह कॉन्साइड कर दिया इस जगह, तो ये मास है। अब ये पॉइंट मास का हो गया है, पॉइंट मास के कारण ये पी पे कितना बनता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस में रहेगा। तो इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा होगा, आर वेक्टर क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड वाले के अपोजिट में मुझे ड्रॉ करना है, जी एम आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पे अब आपके पास क्या आ गया है, ई जी एट पी। अब मुझे हाइट से नापना है, तो आर को मैं क्या कर देता हूं, इस आर को मैं क्या करता हूं, अब लिख सकता हूं क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। अरे एक मिनट, अच्छा से ड्रॉ करता हूं, अच्छे से ड्रॉ करता हूं। यहां तक देखिए, ये होगा रेडियस ऑफ द अर्थ और ये हो गया हाइट, हो गया कि नहीं? इस आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, तो यहां पे क्या इसको लिख सकता हूं कि नहीं, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, इस आर को रिप्लेस किया इसके साथ। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए, लिखते जाइए वेक्टर के साथ, माइनस जी। अब यहां पे एक काम कीजिए, आर ई को कॉमन निकालिए, कारण है आर ई आप कॉमन निकालोगे, वन प्लस, सॉरी, 1 + h/re होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए वही वाली बात होगा, a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप खोलते हो तो -GM/r कैप r² इंटू 1 + h/re² होगा कि नहीं बेटा? अब इसके बाद यहां पे से बेनिफिट क्या होगा, GM/RE² तो आपको मालूम है क्या है, क्या है वो, G0 है। और ये नीचे में क्या बच गया, 1 + h/re²। और एक मिनट देखिए, साइन के साथ हम लोग चल रहे हैं, -GM, हाँ यहाँ पे आ गया G0 वेक्टर, लीजिए ये आ गया। वेक्टर फॉर्म में चाहो वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म का कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है वहां पे, कि बताइए कि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हाइट एच पे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमने लाया कहां से, यहीं से तो लेके आ रहे उठा के। बेनिफिट यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली इक्वल टू द gravitational field intensity at that point due to the earth। बात समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसका बहुत यूटिलाइज होता है। नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या यस ना, सर। सबको आ रहा है कि नहीं? अब मैं नाम पूछूंगा तुम लोग भागोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो देखेंगे आप।
ठीक है, यहाँ देखिए अगर ये चीजें तो मास m है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका ये मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, यही वाली बातें हो जाएगी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये होता है और ये सब आएगा। इसको देखिए नीचे वाला आर स्क्वायर को हमने वही वाला काम किया था, आर प्लस एच के टर्म में लिख दिया, ये आर ई हो और फिर सिंप्लीफाई करके वही आता है। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन कभी कभी इस्तेमाल होता है। अप्रोक्सीमेशन कैसे इस्तेमाल होता है, वहां पे g इज इक्वल टू, जी मतलब g एट एनी पॉइंट p, g मतलब क्या लिख रहे हैं, अगर g लिख रहे हैं तो मतलब एट एनी पॉइंट p पे, ठीक है, उस पॉइंट पे g निकाल रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे कि वो बोलेंगे कि g नॉट यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाइट ऑफ दैट पॉइंट, वो पॉइंट p कितना हाई है सरफेस से, ये डिवाइडेड बाय आर ई होल स्क्वायर। आर ई तो मालूम है, आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन होता है, इसको हम क्या करते हैं जी नॉट इंटू ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2, लिख सकते हैं ना। और ये बाइनोमियल ये अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर आपके पास हाइट ये सॉरी रेडियस ऑफ द अर्थ के पास ही हो, यानी हाइट लगभग लगभग जीरो के पास हो, लगभग लगभग जीरो हो, यानी 6400 किलोमीटर से आप 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, यानी सरफेस पे 10 किलोमीटर आगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर, कितना कम है इसके सामने। तो आप h बाई आर का रेशियो लोगे, कितना आएगा 10 किलोमीटर बाई 6400 किलोमीटर, कितना कम रहे है भैया। और ये भी किलोमीटर में है, इंटू 10⁻³ मीटर में चाहिए हमें, ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो कितना कम है, तो 1 के सामने बहुत कम है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली या तो आप जीरो, देखो जीरो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास एक सर्टेन केस होता है कि आप जीरो अगर बना दोगे इसको तो ऑफकोर्स जी नॉट के पास आ जाएगा। अप्रोक्सली इक्वल टू अगर यहाँ पे इसको जीरो बना देते हो तो ये वाला केस आपके पास हाइट अगर आपके पास 100 किलोमीटर भी होगा तब भी ये केस चलाओगे। अब देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर आ गया ऊपर, अच्छा ऊपर सॉरी यहाँ पे हाइट 10 किलोमीटर था ना, तो देखो 10 किलोमीटर यहाँ पे एक गलती हो गई हम लोग से, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1/640 आया है। अब देखिए थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर देता हूं, इसको 100 किलोमीटर बना देता हूं, तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 100/6400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 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 कैंसिल, तो आपके पास आएगा 1/64। धीरे धीरे देखिए 1/64, अब इसको इग्नोर करने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब 1/64 हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते कि 1 प्लस समथिंग इसका कोई वैल्यू ना माने। तो इस केस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा। एक काम कर लो आप, इसको क्या करो -2 को यहाँ ले आओ। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, इसका मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ कि इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इस का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये कैसे होता है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये कैसे होता है, ये इसके अंदर नहीं जा रहा हूं, ऐसा किया जाता है। तो ये वैल्यू इसको इग्नोर करने से अच्छा वैल्यू देगा। अगर उसको इग्नोर करते तो जी नॉट आता, जो सरफेस पे है उसी के बराबर आता। तो अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगाते हैं कैसे कैसे, जब एच बहुत मतलब बहुत कम हो 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में, तो इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ये टाइम बहुत सेव कर देता है। ये बात समझ में आ गई। तो आप याद रखोगे इसको, ये फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला को याद रखोगे, इसको तुरंत बना लोगे। अगर देखोगे कि कैसा क्वेश्चन है, आपको 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा कि जहां पे आपको दिखेगा
कि ये आप आराम से फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। तो हाइट बहुत कम है आपका, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे तुरंत 2 सेकंड में ऐसे बना लोगे, G0 1+h/re, ठीक है, होल स्क्वायर होता है, इसको तुरंत बनाएंगे ऐसे ले जाके, इसको लिख देंगे G0, ये ऊपर -2 आ जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेशन इस -2 को इधर ले आओ, 1 - 2h/re, ये बन गया ऐसे 2 मिनट में, ठीक है। ज्यादा याद करने जाओगे भूल जाओगे, स्लिप होगा माइंड से। ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। अब वेरिएशन ऑफ द डेप्थ के कारण, अब तो हम सब कुछ नाप रहे, कहां से? सरफेस से नाप रहे हैं। अब यहां से मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे अब तो हाइट के ऊपर बात कर ली, इस पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, इन पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, इनका कुछ हाइट होगा, सर्टेन हाइट होगा यहाँ से सरफेस से, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है ए, तो क्या मैं लिखूंगा? मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना है मुझे, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये तो मुझे मालूम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं लिखूंगा G0 1+h/re होल स्क्वायर। अगर ये h कम होगा, यानी यहां के पास होगा, बिल्कुल कम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा। अब मैं पूछ रहा हूं डेप्थ के कारण, अब इन पॉइंट के बारे में पूछ रहा हूं, अब कैसे निकालें? फिर सहारा लेते हैं, कहां गए भैया EG? इन्हीं का सहारा तो है हमारे पास, और कौन है हमारे? इन्हीं का तो सहारा है, लेते हैं। अब बताइए, सॉलिड स्फीयर में किसी पॉइंट जो इनसाइड है, उसके अंदर जो फील्ड आता था वो क्या होता था? याद है? याद है? याद तो मेरे को भी नहीं है, सही बताऊं तो, झूठ क्यों बोलना है? तो मैं बना लेता हूं, मैं बना लूंगा। मुझे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके लिए होता था ρ/3 ε0 r, ये आर होता था, ये पॉइंट बी होता था, यहाँ पे टोटल चार्ज होता था, ये क्या होता था? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था क्यू का, यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है एम का। तो यहाँ पे अब बनाने में वही चीज चलेगी, वहां पे रखा हुआ था फॉर्मूला ये। अब ये जो था, ये था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस बार बन जाएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। आर तो आर रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 1/4πg। बना दीजिए, 1/4πg तो ऊपर चला जाएगा, 4πg। और ये आर कैप होता था। चलिए अगर आप देखते हैं आर कैप यहाँ लिखते थे, तो यहाँ -g आएगा, ऑफ कोर्स -g आएगा यहाँ पे, तो -g आर कैप, ये देख लो, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये होता था सर माइनस रो। अब यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते, क्या क्या आ गया आपके पास? रोहो आ गया, 3 आ गया, ऊपर में 4πg, हाँ। तो अब इसको इकट्ठा करते हैं, 4/3 पाई रोहो आर, आर कैप, ये आया, ठीक है। 4/3 पाई, ऊपर देखिए ये रोहो है, रोहो कैसे निकालेंगे? रोहो कैसा है? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू मास टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यू, होगा कि नहीं? डेंसिटी ऑफ द अर्थ यही होगा कि नहीं? तो रख देंगे डेंसिटी ऑफ द अर्थ, मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r e क्यू, और ये आ गया डेंसिटी की जगह आर, आर कैप, माइनस तो लगा रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। ये 4/3 पाई कट गया, ये हो गया -m r²। अरे जी कहाँ चला गया? जी यहाँ से मिस हो गया, देखो जी यहाँ से कैरी मिस हो गया, यहाँ से जी मिस हो गया था।
और कुछ तो मिस नहीं हुआ है ना? देखो 4 पाई ऊपर रख दिए, बाई 3 इधर आ गया, रोहो इधर आ गया, आर आ गया, जी आ गया। हाँ, फिर यहाँ पे देखा है 4/3, जी ऐसे रखा हुआ है, रोहो की जगह ये रख दिया, आर रहा, ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ से 4/3 पाई कट गया, पाई कट गया, यहाँ पे आ गया GMRE। देखो यहाँ पे RE क्यूब होगा ना, क्यूब। तो यहाँ RE क्यूब, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हो गया MGRE क्यूब, उसके बाद आर, आर क्या, ये आता है आपके पास EG। अब देखिए आपके पास यहाँ सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने रखा -GME RE² इंटू आर, ऐसे लिखता हूं मैं, इंटू 1/RE। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया तो मैंने? कोई दिक्कत है EG के लिए मैंने ऐसा लिखा तो? नो सर। ये क्या बन जाएगा? G0। इसको ले लीजिए साथ में, ये भी ले लीजिए भैया, चले जाओ अंदर में आर कैप के साथ, ये बच जाएगा G0। अब यहां से क्या बच गया? R/RE, ये हो गया EG। अब बस यहाँ पे काम खत्म। आर को लिखना है डेप्थ के सेंस में, आपको डेप्थ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये तो आपने आर के टर्म्स में निकाला है। तो आप डी कैसे लिख सकते हो आर के टर्म्स में? तो आप बोलोगे कि देखिए सर पूरा कितना है, RE, पूरा कितना है RE, तो RE इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस टी, है कि नहीं? तो आप यहां से लिख सकते हो आर को, क्या लिख सकते हो, RE-T। तो रख दीजिए यहां आर की जगह RE-T, और यहां फिर उसके बाद और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आपके पास आता है 1-D/RE, यही आता है ना? हाँ, ये आ रहा है, और ये हो गया आपके पास जी, और यही तो आपके पास बन गया जी। ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, अब ये एक इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए करा के दे दिया कि देखो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे है, और उसको मैं निकाल के बता सकता हूं कि ये क्या हो रहा होगा। तो हो क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फिजिकल कॉन्सेप्ट कैसे मानेंगे? तो इसका अर्थ होगा कि अगर मैंने मास को यहां रख दिया, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, होल्ड करना, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कन्वर्ट हो गया है एक प्रकार से, समझ लो कि ये जो जी है वो ए है वो, ठीक है। और ये दोनों सेम इस केस में आया था, लेकिन याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अलग होगा, वो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला निकला है, और लास्ट में ये निकाल लिया जाए। तो ये बिना अप्रोक्सीमेशन है, ये किसमें कोई आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका बहुत मिलता जुलता इसके साथ है, इसके साथ है, ये वाला पहले वाले के साथ, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं है, ये अभी कुछ नहीं किया इसमें। कोई कुछ माना है क्या यहाँ पे? जैसे चल रहा था डेरिवेशंस करते गए, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है बीच में। देखने में दोनों ऐसा लगता है, ये मत सोचिएगा। जी का फॉर्मूला हाइट के लिए आपको हमेशा यही याद रखना है, आप इसको आज से याद कर लीजिए। और डेप्थ के लिए क्या रखना है, ये जी का फॉर्मूला। ये हाइट एट आई
हाइट, ये जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम सर्टेन हाइट, पॉइंट हैविंग सम हाइट फ्रॉम द सरफेस, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगा, अगर वो हाइट के टर्म्स में दिया हुआ है तो। अगर डेप्थ के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी पॉइंट अंदर वाले पॉइंट में, यहाँ पे इस पॉइंट में कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, वो ये फॉर्मूला होगा, G इज इक्वल टू G नॉट 1 माइनस dr dr 1 माइनस dr, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये चीजें तो आ गई है यहाँ पे से। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये जो ग्राफ है, ये आर के टर्म्स में है। याद कीजिए सॉलिड स्फीयर के लिए यही तो आता था, ई का जो फॉर्मूला होता था वो सॉलिड स्फीयर के लिए यही आता था, यही आता था। लेकिन हम लोग जो याद रखेंगे ये आर के टर्म्स में है, हमें हाइट और उसके टर्म्स में दिया था। ये तो अलग से एक बात हो गई कि हमने यहां से आर कितना दूर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, अगर हम आर सेंटर से जैसे दूर जा रहे हैं, मेरा इसका अर्थ क्या है, अगर मैं यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो मेरा जी बढ़ते जा रहा है, जी बढ़ता है जा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज ईजी बढ़ते जा रहा है। तो मैं जब तक ले सरफेस तक ना पहुंचू मेरा बढ़ते जाएगा वैल्यू, यानी फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं बढ़ते जा रही है, और यहां तक मैक्सिमम आ रही है, यहां मैक्सिमम आई है, और फिर क्या हुई है, डिक्रीज डाउन होते गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे देखिए, पहली बात मैं आपको क्वेश्चंस पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे माइंड में रखिए। फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस। Of course, we have to find the height. We have understood everything in terms of height. How to find out the acceleration due to gravity at certain point, which is h distance from the surface of the earth. So find the height over the earth's surface at which the weight of a body becomes half of its value at the surface. तो सरफेस पे जो वैल्यू है वो है यहाँ पे, इस चीज को ऐसे भूल जाइए, ऐसे मानिए, यहाँ पे बोल रहा है कि उसका वेट हो जाना चाहिए हाफ। अगर यहाँ पे इसका वेट है कितना, इसका वेट कितना है, m इंटू ई जी, ऐसे सोचिए, यही तो फोर्स आता है, यही तो वेट होता है। तो m इंटू, वहां पे आप m इंटू जी लिखते हो, ये चीज बात बराबर ही है। m इंटू ई जी मतलब g क्या है, वो ई जी तो ही है, तो m इंटू ई जी आप लिखोगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जा रहा है कि एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जा रहे हो, यहाँ पे सर्टेन हाइट पे चले गए, यहाँ पे इसका हाफ हो जा रहा है, यहाँ पे जो इसके वेट है, इसको एफ डैश बोलते हैं, वेट, ये क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ एफ, इसका हाफ हो जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, एफ डैश क्या है, यहाँ पे एफ को रखेंगे तो एफ क्या है, एम इंटू अर्थ के पास है तो जी नॉट, और इसका हाफ, एफ का हाफ, ये एफ डैश आएगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे पास यहाँ पे ये हाफ कहाँ हो जा रही है, इसका अर्थ ये पूछने का कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है, वेट हाफ कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका मास थोड़ी चेंज होगा, उसका मास थोड़ी चेंज हो रहा है भैया, उस पार्टिकल को यहाँ पे ले जाके रख दे रहे हो, तो हाफ उसका वेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो गई थी। तो इनडायरेक्टली उस पॉइंट पे क्या हो गई है, मैग्नीट्यूड वाइज में मैं बोलूं तो जी नॉट बाई 2 हो गई है। तो अब इसके आगे क्या करना है बताइए, इसको किससे इक्वेट करें, ये तो जी हो गई एट दैट पॉइंट, जी एट एच, तो इसको किससे इक्वेट करना है, जी एट एच, यानी सर्टेन हाइट पे, इसको जी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, जी की जगह क्या रखेंगे, जी नॉट बाई 2,
करिए इसको, कैसे कितना आंसर आ रहा बताइए। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। और फिर इसको इक्वेट करेंगे 2 से। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1 + h/r_e, इधर लिखेंगे ±√2। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। 1 + अभी इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। RE + H = ±√2 RE। अब यहां से फिर सॉल्व करते हैं तो H = RE, ±√2 -1। अब देखते हैं हाइट, RE तो एक पॉजिटिव नंबर है, 6400 किलोमीटर आएगा। क्या ये वैल्यू ±√2, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। अब ये देखें नीचे में -1 -√2, ये निगेटिव वैल्यू देगा। क्या हाइट कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या? हाइट कभी भी निगेटिव होगी? नहीं होगी, तो ये केस नहीं लूंगा। तो ऊपर वाले में देखता हूं √2 -1 पॉजिटिव नंबर देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर √2 का वैल्यू क्या आता है, 1 पॉइंट कितना होता है, 1.41 कितना होता है इसका √2 का वैल्यू, जो भी होता है आप देख लेना। और -1, तो ये पॉजिटिव नंबर कुछ दे रहा है। तो ये वाला वैल्यू होगा, ये नहीं होगा। तो हाइट जो होगी वो होगी √2 -1 RE। इस हाइट पे क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G0 था उसका आधा हो जाएगा यहां पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पॉइंट पे जो कि h डिस्टेंस दूर है। और वो h डिस्टेंस कितना है, RE × √2 -1। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए दूसरी स्टेट। अभी देखिए टाइम हो गया क्या ज्यादा? नहीं ना, अभी टाइम अभी लगेगा बेटा, ठीक है। अभी सारे लोग पढ़ने के लिए बैठे रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। अब वेरिएशन ड्यू टू एसिलेशन अगर आपके पास आ रहा है रोटेशन के कारण। अब देखिए रोटेशन के कारण क्या हो रहा है कि देखिए आपने जो एसिलेशन को रीड करते हो अर्थ के फ्रेम में ही तो रीड करते हो कि नहीं? आप अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसे खड़े हो, देख रहे हो कि कोई चीज गिर रही है, तो अगर वो गिर रही है तो क्या उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होता है। वो सब कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में नाप रहे हो, सब कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट भी लगा के नाप रहे हो, कैसे भी नाप रहे हो, तो सब कुछ अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ चल रहा है। क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है? हाँ, इसको माना जाता है इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर मैं सही ढंग से कहूं कि अर्थ अगर बहुत ज्यादा स्पिन करने लगे स्पीड से, एंगुलर स्पीड उसकी बहुत बढ़ जाए, तब ये केस नहीं हो पाएगा, तब ये केस नहीं हो पाएगा, वो तब इनर्शियल फ्रेम नहीं रहेगा। तो उस फ्रेम में इनर्शियल बनाने के लिए, उस फ्रेम में इनर्शियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस फ्रेम को न्यूटन्स लॉ आपको कहता है कि आपको एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है। कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको इनर्शियल की तरह बिहेव करवाने के लिए, इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ फॉलो होता है, यानी F net = ma होता है, उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। आप F net पूरा निकालते हो, कैसे निकालोगे? आप लॉजिक लगाते हो। क्या ये किसी के कांटेक्ट में है? नहीं है, ठीक है। कांटेक्ट में अगर है तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? कॉन्टेक्चुअल फोर्स, नॉर्मल, फ्रिक्शन। क्या इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है? सोचा नहीं, ठीक है। जो भी लग रहा है बात किया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तीसरा, क्या ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है? नहीं है, तो ये टेंशन इसके ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद क्या किसी के फील्ड में रखा हुआ है? नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स को फिर जाओगे देखोगे, क्या किसी के फील्ड में रखा हुआ है? हाँ,
ग्रेविटेशन के फील्ड में, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इस कारण से एक फोर्स लग जाएगा, दैट इज m इंटू eg। सारे फोर्स को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद कहोगे कि मैं एक्सेलरेशन जो देख रहा हूं उसका अगर इस मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एफ नेट के बराबर होना चाहिए, तब ये फ्रेम इनर्शियल है। अब ये चीजें नहीं होती हैं तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके लिए करने के लिए एफ नेट के साथ साथ एक एफ सूडो जोड़ना पड़ता है। ये ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये अब सही होगा। अब आप इसका जो एक्सीलरेशन देख रहे हो उसी के बेसिस पे काम करो, आप एक सूडो फोर्स लगा चुके हो। तो इस केस में देखते हैं कि अगर अर्थ ओमेगा स्पीड से स्पिन कर रही है, अभी इसकी स्पिन एक वैल्यू है, अभी की स्पिन की एक वैल्यू है एंगुलर। आपके लिए मालूम है कि एक दिन कितने का होता है, आपके पास टाइम पीरियड आपके पास मालूम है 24 घंटे का टाइम पीरियड मालूम है, तो ओमेगा निकाल सकते हो क्या? क्या 2π/t होता है क्या? तो ओमेगा जो आएगा ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको मालूम है कि ये फिक्स है, अर्थ के लिए ये आती इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि अर्थ ओमेगा स्पीड से नाच रही है, उसकी स्पीड ये नहीं रही, अब कुछ ओमेगा से नाच रही है, तो उस समय कितना लगेगा? तब उस समय न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि उस समय एक फोर्स सिर्फ वही नहीं रहेगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, सूडो फोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। वो देखते हैं केस कैसा होता है। तो ये स्पिन कर रही है, इसके साथ ये चीज चल रही है। तो आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो भैया देखो, एक बात देखो, यहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये साथ में आपके चल रही है, तो आपको तो कुछ नहीं लगेगा कि ये घूम ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर आप एक इस फ्रेम से जाके देखोगे, एक फ्रेम से, वहां दिखेगा कि ये साथ में घूम रही है भैया। तो साथ में अगर कोई घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर इधर लगाने के लिए होना चाहिए। तो ये सारे चीज एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दे रहे हैं। तो वो चीजों को, इनर्शियल फ्रेम को, अब इसके ऊपर यहां जो एक्सेलरेशन नापा जा रहा है उस चीज को देखने के लिए फिर अब एक सूडो फोर्स को ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे देखो कि अब क्या करते हैं, ये ओमेगा से नाच रहा है, मुझे मालूम है एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का भी ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा कि यहाँ पे किसी, और ये थीटा जो होता है लैटिट्यूडनल एंगल होता है। लैटिट्यूडनल एंगल कैसे बनाते हैं? अर्थ है इस पॉइंट पी पे है, ठीक है, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर से पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि पी से पास हो रहा हो। ये पी, इस जो इक्विलेटरल सर्कल है इसके सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? ये होता है लैटिट्यूडनल एंगल, ठीक है। आप किसी भी स्फीयर पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो गए पी, इससे क्या करोगे, इक्वेटर का एक पहले ड्रॉ किया हुआ रहेगा, इक्वेटर सबके लिए फिक्स रहता है, इक्वेटर का प्लेन ये रहा, इक्वेटर के पैरेलल आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो पी से पास होता हो, और ये क्या करेगा, सेंटर से ये एंगल कितना बना रहा है, ये हो गया इसके लिए लैटिट्यूडनल एंगल, ठीक है। तो यहां पे आपके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r जोड़ना पड़ जाता है अर्थ के साथ। अर्थ को अगर आप इनर्शियल फ्रेम मान के चीजें मेजर कर रहे हो तो ये इनर्शियल फ्रेम, अगर इसको इनर्शियल फ्रेम बना दिया है तो एक फोर्स मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कितना होगा, m टाइम्स ये होगा, इस मास m पे, और दूसरा होगा m ओमेगा स्क्वायर r। ये कहां से आया, इसका डेप्थ में बहुत जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये आ जाएगा। अब ये देखो, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये भी थीटा।
अब यहां पे देखो, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करता हूं m ओमेगा स्क्वायर क्रॉस r, इसको दो वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। एक वेक्टर को दो फॉर्मेट में रिजॉल्व कर सकता हूं कि नहीं? एक वेक्टर को कभी भी मैं लिख सकता हूं, इसको दो वेक्टर के फॉर्मेट में मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। अब ये दो वेक्टर से, अब ये पीला वाला हट गया, अब ये क्या हो गया, ये वाले वेक्टर, अब ये दो वेक्टर ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पीले वाले वेक्टर को। ये वाला जो साइड आएगा क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अरे भैया ये देखो, ए वेक्टर बनाते थे, अगर मान लेते हैं कि ये एक एक्सिस है और ये एक दूसरा एक्सिस है, अब मैं बोलूं कि ये एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे है, आपस में 90 डिग्री पे है, और ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर का इस वेक्टर का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग जो होगा वो होगा a cos थीटा, और इधर जो होगा, जो परपेंडिकुलर दूसरे वाला जो एक्सिस पे होगा, वो होगा a sin थीटा। और अब मैं चाहूं तो इसको रिप्लेस कर सकता हूं, ये चीज रिप्लेस्ड हो गई अब इन दोनों के टर्म्स में। देख लो, इसको सम करोगे, इसको सम करोगे तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री पे है, तो वेक्टर ये वाला छोटा वाला वेक्टर, यानी इसको कहेंगे, इसको मान लेते हैं वेक्टर, इसको बोल देते हैं नाम m वेक्टर का बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं m वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये m वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये n वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये n वेक्टर माना है, दो कंपोनेंट में बांटा है, m वेक्टर और n वेक्टर में, तो ये m वेक्टर का n वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये m वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखो दोनों का एडिशन करेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर, ये दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसको मानते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए, इसको क्या लिखा हुआ है, एन वेक्टर क्या है, ए कॉस स्क्वायर, कॉस यानी एन का होल स्क्वायर, अरे यही होता है ना, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो यही तो लिखते हैं, एन का मॉड होल स्क्वायर प्लस एम का मॉड होल स्क्वायर प्लस 2mn मॉड में रहेगा cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल m और n वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहां देखो cos थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये 0 बन जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपके पास आएगा, वो हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस a साइन थीटा, सॉरी ये देखो a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये दोनों को सम करते हैं तो यही तो आता है, a स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, और ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा अंडर ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू a, यही तो आता है, यही दोनों का सम तो वही था, a था वेक्टर, तो इस वेक्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया दो वेक्टर से जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला साइड होगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, इधर वाला क्या आ जाएगा बताओ, बताओ, देखो यहां से ये थीटा है, ये cos थीटा में गया, ये क्या आ रहा है, क्या आएगा बताओ, अरे बच्चों, सर m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। हाँ ये आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसका बेनिफिट क्या हो, अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन वाला का नीचे जा रहा था, ये वाला ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब एक और बेनिफिट होता है यहाँ पे, ये आपके पास जैसे ही आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपके पास जी नीचे है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण आपके पास ईजी जो आ रहा है वो इधर है, ईजी इसका आपका इधर है, तो इनटू एम, तो फोर्स ये वाला इधर लग रहा है नीचे की ओर, और ये वाला जो आया है अपोजिट आया है। अब ये वाला फ्रैक्शन को हम इग्नोर करेंगे, ये वाला फ्रैक्शन को हम इग्नोर इसलिए करेंगे
क्योंकि एक्चुअली में ये वाला बैलेंस आउट हो जाता है फ्रिक्शन से। यहाँ जो कॉन्टेक्चुअल फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन से इसको बैलेंस आउट कर लेता है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने काउंट है, इसको बैलेंस आउट कर देता है। और ये बहुत छोटा होता है पोर्शन, ये बहुत ना के बराबर होता है। तो ये वाला पोर्शन बच जाता है। इसको, इसका अर्थ है कि ये वाला अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ओमेगा बहुत छोटा है, अर्थ का होता है, सब कुछ बहुत सारे इसमें वैल्यूज जो ऐसे होते हैं, इसको छोटा बना देंगे। आपके पास जितना भी देखते जाओगे, यहाँ पे अगर आप निकाल रहे हो तो इतना वैल्यूज नहीं आता है। जो भी आता है वो फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता है। फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एन तक इसको बैलेंस कर सकता है, इस वैल्यू तक इसको बैलेंस कर सकता है, इसके बाद इसको नहीं बैलेंस कर सकता है। ये वैल्यू इसके सामने बहुत छोटी होती है और ये बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स आपके पास न्यू ईजी दे देता है। अब ये एक प्रकार से न्यू ईजी आ गया है, मतलब यहां पे आपके पास जो फील होगा, अपेरेंटली फील होगा, वो आपको ये ईजी फील होगा, ये ईजी डैश। यानी अब आपको ईजी फील नहीं होगा, जो ड्यू टू मास जो था उस कारण से आपको, अगर सिर्फ मास रहता और ये स्पिन नहीं करता रहता, मास रहता स्पिन नहीं करता, तो यहाँ पे ईजी फील्ड टाइप का आपको महसूस होता, तब आपको फोर्स m इंटू ईजी महसूस होता। लेकिन अब नहीं होगा, अब ईजी डैश हो जाएगा। और ये कितना होगा, g माइनस, यहां से देखिए, यहाँ पे अगर वैल्यू देखिएगा तो g माइनस, अगर देखें यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखिए तो अगर कोई चीज स्पिन हो रहा है, स्पिन हो रहा है कोई भी चीज, तो ये क्या हो जा रहा है, वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जा रही है, क्योंकि इजी डैश नया बन जा रहा है। अभी अगर स्पिन नहीं करता, अगर सिस्टम स्पिन नहीं करता, तो आपके पास इजी आता इस पॉइंट पे, और वेट क्या होता है इसका, m इंटू ईजी। अब ये स्पिन कर रहा है, इस कारण से क्या होगा, इसका वेट m इंटू ईजी डैश हो जाएगा। और ईजी डैश क्या आएगा, वो यहां से निकालेंगे, ये इक्वेट कर देंगे, दैट इज m इंटू, आपके पास देखिए mg, आप बोलोगे मास इंटू, इसके पास मानते हैं एक अपेरेंट ग्रेविटी फील कर रहा है, mg डैश, दिस इज इक्वल टू mg नीचे की ओर माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, अच्छा ये सॉरी m नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। अब यहां पे m कैंसल हो जाएगा, और g डैश, मतलब अपेरेंटली आपको ऐसा महसूस होगा कि वो वहां पे g ना होके ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू आपको महसूस होगी, फील होगी, परसीव होगी, दैट इज अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं, इसको जी डैश से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हालांकि डेरिवेशंस वाला पार्ट इतना नहीं आएगा आपको, और आपको बस लास्ट वाला रिजल्ट याद रखना है कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसका कुछ केस देख लीजिए, यहाँ पे केस क्या हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास ये थीटा जीरो कब होगी, थीटा अगर आपके पास ये जीरो कब होगी, जब इक्वेटर पे आप पहुंच जाते हो, ये थीटा यहाँ पे आ जाएगी, थीटा जीरो हो जाएगी कि नहीं। तो इक्वेटर के केस पे आपके पास जी डैश अपेरेंट क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। और वहां पे अगर आपके पास, वहां पे आपके पास थीटा में आप क्या रखोगे, थीटा में आप क्या रखोगे, जीरो, इक्वेटर पे हो, तो यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। किसके केस में? इक्वेटर के केस में। अगर आप पोल पे चले जाते हो, थीटा कितना रख दोगे? 90। ये देखो, ये 90 होगा कि नहीं? यहां देखो, यहां अगर आप रख रहे हो तो ये देखो, यहां रख रहे हो, यहां पे हो तो ये देखो। तो ये चीजें यहाँ पे g इज इक्वल टू जी, क्योंकि ये cos 90, अरे यार ये हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो ये आपके g डैश g के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे कोई असर नहीं करेगा। यहाँ अर्थ कितना भी स्पिन करते रहे, कितना भी ओमेगा से भागते रहे, अपेरेंट वेट भी इसको कह सकते हो। अपेरेंट वेट इसलिए क्योंकि g डैश इंटू m होता है, तो इसको अपेरेंट वेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट होता है। स्पिन होता रहे, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए बोलना क्या क्या चाह रहा है। एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट सो दैट द अपेरेंट जी एट द इक्वेटर बिकम्स जीरो। यानी अपेरेंट जी मतलब जी डैश बिकम जीरो। कहाँ पे? इक्वेटर पे। उसके लिए थीटा कितना होता है? जीरो। और अगर हम फॉर्मूला से जाते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो यहां से ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर मतलब आर ई, और यहाँ पे जी डैश जीरो है, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो यहां से मैं पूछ रहा है कि ओमेगा मतलब व्हाट, हाउ फास्ट इट शुड रोटेट, कि ओमेगा क्या होना चाहिए, हाउ फास्ट इट शुड रोटेट, यानी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ही हम ओमेगा कहते हैं। तो निकाल लोगे कि नहीं? आपके पास जी जो है, ये जी एट, अच्छा ये जी नॉट है ना, हाँ ये जी नॉट है। जी नॉट आपके पास कितना है? 10 के बराबर है। और ओमेगा आपको निकालना है, ये है 6400 किलोमीटर। निकाल लोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? इसको निकाल पाओगे कि नहीं? और भी इसके अंदर कहानी है, मैं पहले ही बता देता हूं। ये किलोमीटर में है, ये बात देख लीजिएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये 10 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये नीचे में किलोमीटर है। सब कुछ यूनिट के साथ देखिएगा। 3 यूनिट तो मीटर ही नहीं है थी। क्या? आपने बोला किलोमीटर है, यूनिट तो मीटर ही नहीं है। यूनिट मीटर नहीं, नहीं समझा बेटा। आपने बोला कि किलोमीटर में है ना, तो आर की वैल्यू जो है उसकी यूनिट तो मीटर में नहीं है। हाँ मीटर में, लेकिन हमने क्या बोला? हमने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, आर ई इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। उसको यही ढंग में दे रखा है। ये देखो के को इसने कन्वर्ट कर रखा है, के को ऐसे हमने किलोमीटर बोल दिया है, तो ये है मीटर। यही तो वो वाली बात है। तो आपको एसआई यूनिट में, आपको ओमेगा, देखो आपने क्या बोला कि गारंटी दो कि मुझे ओमेगा एसआई यूनिट में हो, तो मैंने बोला बाकी सब भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। मैं नहीं रखूंगा बार बार यूनिट। मैं इसको 10 ऊपर में क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट में है, नीचे में 6400 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में लिख देंगे। तो मीटर में जैसे ही आएगा ये आ जाएगा। ये अब मेरे को ओमेगा का जो होगा ऐसा यूनिट पर सेकेंड होता है, मैं गारंटी दे देता हूं कि ये पर सेकेंड में होगा। ये पर सेकेंड में होगा, ये गारंटी दे देता हूं मैं। अब ये देखो सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 का कितना होता है? 8 स्क्वायर ना, हाँ 1/8, और नीचे में 4 जीरो है तो 00 सेकेंड। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे इसको? 1/800 को ऐसे कर दोगे। देखो इसके लिए ट्रिक सबसे, ये मैथमेटिक्स है, 800 करना है ना, तो 800 को लिखता हूं 4 × 2
इंटू 100, ऊपर में 25 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखो ये वाला बन गया 100। अब देखो 25/2 यानी 12.5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर, मतलब 1 एंड 0 0 0 0 यानी 4 बार 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, आंसर यही आ रहा है ना, एक सेकेंड, 2 0 है तो आपने 4 0 है तो अंडर रूट आया, तो 2 0 आ गया, तो 2 0 आया, तो यहाँ पे ऊपर नीचे आपने 25 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही किया 8, और ये 2 सही है, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड पर सेकेंड, सॉरी। देखो यही सही है कि नहीं, है कि नहीं, इसको लिख दिया यार, एक जीरो हटा के, एक जीरो हटाता हूं तो इधर डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये 10⁻³ है तो ऊपर चले जाएगा -3, तो आंसर आपके पास ये आना चाहिए। हाँ, आ गया। ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में भी लिख सकते, रेडियन पर सेकेंड, या पर सेकेंड भी है, इसका कभी कभी यूनिट पर सेकेंड भी दे देता है सीधे जगह, रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड। रेडियन जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इसके लिए ये वाला होमवर्क कर देना, ये वाला होमवर्क, इसके लिए टाइम टाइम पीरियड निकाल लेना। टाइम पीरियड आपके पास 1.4 आवर आएगा। इसका ब्यूटीफुल पता है बात क्या है, यानी आपके एक दिन अगर ऐसा होने लगे, अगर ऐसा होने लगे कि इक्वेटर पे आपको वेटलेसनेस सा फील हो जाए, यानी आपको अपना वजन मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आप m इंटू जी डैश करोगे, जी डैश कितना है, 0 है, तो आपके पास वेट जो आएगा, वेट जो आप महसूस करोगे अर्थ पे, वो 0 महसूस करोगे। अब ये 0 महसूस करोगे तो इसका अर्थ है कि ये कुछ सर्टेन ओमेगा से घूम रहा होगा, उस ओमेगा का वैल्यू ये आता है, इस कारण से ये पूरा कंप्लीट चक्कर मार के फिर से वापस कितना आ जाएगा, फिर से कितने टाइम में आ जाएगा, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और वो टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो वो आता है 1.4 आवर। इसका कर लेना 2π बाई टाइम पीरियड, ये होता है आपके पास, क्या होता है, सॉरी, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टाइम पीरियड। तो यानी आपके लिए एक दिन बराबर होंगे 1.4 आवर्स के, अगर ऐसा होता है सिस्टम में तो। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई ना। तो आज हमने जो किया था, हाइट के ऊपर बात किया है, डेप्थ के ऊपर बात किया है। हाइट के ऊपर वाला फॉर्मूला सबको याद रहना पड़े चाहिए, G0 इक्वल टू 1 प्लस h बाई आर ई होल स्क्वायर, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन डेप्थ ने अपना है तो 1, ये होता है 1 माइनस d/r। अगर आपके पास देखना है कि स्पिन कैसा हो रहा है, स्पिन के कारण जी डैश बनता है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपेरेंट वे में महसूस होती है, दैट इज इक्वल टू G0 माइनस कितना था, r ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ये चीजें हमने कर ली। केपलर्स लॉ, कितना टाइम हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करते क्योंकि ये पूरा फिर से चलेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रख देते हैं, ठीक है, कि आपको आप पढ़ा ही दो। सर नेक्स्ट क्लास में रखूं? नेक्स्ट क्लास में रखूं क्या, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है क्या, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना चीजों में? बेटा बस प्रैक्टिस करना, बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, चीजों को आते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, ठीक है बेटा, सारे लोग समझ रहे हो ना? और कोई भी डाउट आएगा तो पूछना, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत बता दो, किसी को दिक्कत तो बता दो। अरे यार मैंने तो कैमरा तो ऑन किया ही नहीं था, याद दिला दिया करो यार, कैमरा तो ऑन था ही नहीं।
अरे यार, ठीक है, याद दिला दिया करो ये सब चीजें। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।